गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, पहले तो मुझे आप ये बताएंगे, कल वाली चीजों में आपको कोई बात किसी को पूछनी है? कल कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई थी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सो ऑन। या वहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है सबको? तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कितने पॉइंट नंबर हो गए थे? अपने पॉइंट नंबर लिख रहा था ना मैं। 8 हो गए थे, 9th आएगा अब। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। लिखें, assumptions under marginal costing। assumptions under marginal costing। कुछ assumptions पर हम यहां पर काम करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना, assumptions कब लगती हैं? जब क्वेश्चन साइलेंट होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई बात बोल रहा है तो आप उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ assumptions पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। ये लीजिए, कुछ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जैसे ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, और फिक्स कॉस्ट इन टोटल। अंडरलाइन कर लेना, इन टोटल, पर यूनिट नहीं। टोटल में जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो सेम रहेगी, ये पर यूनिट पर सेम रहेगी, और ये भी पर यूनिट पर सेम रहेगी। इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है अंडर द टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखें,
बेसिक कैलकुलेशंस, यहां से अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है। बेसिक कैलकुलेशंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट, सबसे पहली कैलकुलेशन होती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय सी। आगे से मैं सी जहां भी लिखूंगा तो मेरा सी का मतलब होगा कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। लिखें, इट इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, ओवर वेरिएबल कॉस्ट। आप देखिएगा, मैंने इस डेफिनेशन को हमारे जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया था उससे ही निकाला है। सेलिंग प्राइस का वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो भी एक्सेस अमाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक सेकेंड, आपको ध्यान है कल आपने एक चार्ट बनाया था, सबसे पहले सेल्स ली थी, उसमें से माइनस किया था वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास एक टर्म आई थी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आया था आपके पास। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जितनी भी सेलिंग प्राइस मुझे मिल रही है उसे मैं कंट्रीब्यूशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है बिल्कुल। डेफिनेशन की टर्म्स को हम उससे फॉर्मूले से ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं इसको फॉर्मूले के उस पर लिखूंगा तो हेंस हेंस C इज इक्वल टू हो गया S माइनस V। इसका मतलब मेरा पहला फॉर्मूला बना C इज इक्वल टू S माइनस V, यानी जो कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके हमें निकालना है। C इज इक्वल टू S माइनस V। अच्छा जी, लिख लिया यहां तक। हाँ, अच्छा, अब मेरी बात को एक बार बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे समझना। मैंने ये बोला, आप अगर सबसे पहले एस लिखते हो, इसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो, तो आपके पास सी आता है। एस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, मैं कर देता हूं, ये लो, हाँ जी। अब इसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है।
तो मुझे एक बात बताओ, हेंस वी कैन से C इज इक्वल टू F प्लस P भी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, अगर मैंने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आया, तो अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरा किसके बराबर आ गया, कंट्रीब्यूशन के बराबर आ गया। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन का एक और तरीका हो गया कि मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं F प्लस P से। कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला तो मेरा ये बन जाएगा और कंट्रीब्यूशन का एक बेसिक फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा, जैसी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। लिखे नोट, C must be calculated on per unit basis if possible। आपको कंट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन करनी चाहिए वो पर यूनिट पर करनी चाहिए जब तक पॉसिबल हो। हाँ, अगर जैसे मान लो आप एफ और पी पर बात कर रहे हैं तो मे भी पॉसिबल ये पर यूनिट पर ना निकाल पाओ, कोई बात नहीं, तब हम टोटल में निकाल लेंगे। बट सबसे पहले जो कोशिश करनी है वो आपको क्या करनी है कि कंट्रीब्यूशन की जो कैलकुलेशन है वो पर यूनिट के बेसिस पर होनी चाहिए। तो ये आपका पहला फॉर्मूला, पहली कैलकुलेशन बनी कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। सेकंड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, या इसी को बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्यार से इसको हम आगे से बोलेंगे पीवी रेशो। जो सेकंड कैलकुलेशन है दैट इज अवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, या आपका जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। whenever contribution is expressed as a percentage of sales, known as PV ratio, known as PV ratio। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन गया। ये क्या बोल रहा है देखिएगा, जब आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हो कि आपका ये जो कंट्रीब्यूशन आया है ये कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं। तो फॉर्मूला बताइए क्या बना आपका, पीवी रेशो का फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 लिख लें, contribution divided by sales into 100। आओ, और कंट्रीब्यूशन को मैं तोड़कर S माइनस वी भी लिख सकता हूं, तो फॉर्मूले को रिप्लेस किया जा सकता है इस लैंग्वेज में। कंट्रीब्यूशन को तोड़ सकते हैं
ये लीजिए वापस पीछे। बेसिक फॉर्मूला क्या बना, कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर परसेंटेज। और क्या आप सी को ऐसे भी तोड़ सकते हो, तो क्या ये भी पीवी रेशो बन गया। हमारा बेसिक फॉर्मूला बना सी डिवाइड बाय एस इंटू 100। सी को तोड़ दिया तो ये एस माइनस वी लिख सकता हूं मैं अपॉन एस इंटू 100, तो ये भी परसेंटेज आ गया। और सी को मैं एफ प्लस पी भी लिख सकता हूं, तो एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू 100 हो गया। ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में काम आएंगे आपको, हर एक रिलेशन। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये इनकम स्टेटमेंट। आप देखिएगा मैं सारे फॉर्मूले जो बना रहा हूं ना वो इसी इनकम स्टेटमेंट से बना रहा हूं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाला तो इसी स्टेटमेंट से, जब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाला तो भी यही स्टेटमेंट मैंने काम में लिया और फॉर्मूला बना दिया। अच्छा जी, यहां एक पॉइंट है, नोट डालेंगे एक। whenever information of sales and profit are given for two different period, then profit volume ratio will be। अगर आपको दो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड की सेल्स दी हुई है या दो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो देन आप पीवी रेशो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बाद में हम बात करेंगे ये फॉर्मूला कैसे बना, हम कई चीजों पर बात करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आएगी। लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। अगर आपको दो अलग अलग पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब वो दो अलग अलग पीरियड आपके 2 साल भी हो सकते हैं, 2 हाफ ईयर भी हो सकते हैं, जैसा वो आपको डेटा दे रहा है, और वो आपसे ये बोल रहा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालिए इन डिफरेंट पीरियड के बीच में, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। लिख लिया। थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट।
इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल, आफ्टर विच, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को कई रूप में लिखूंगा, आफ्टर विच कंपनी स्टार्ट टू अर्न प्रॉफिट। बहुत ध्यान से डेफिनेशन को सुनना। इट इज द पॉइंट आफ्टर विच कंपनी स्टार्ट टू अर्न प्रॉफिट, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट तक तो आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप आगे जाते हो तो आपको क्या मिलने लग जाएगा, प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, बहुत ध्यान से सुनना, बीईपी इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। बीईपी मींस, हाँ जी, ये वो पॉइंट होगा जिसके बाद आप प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट तक आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। वी कैन ऑल्सो से, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, तो आपको क्वेश्चन करते समय कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एट बीईपी, एट बीईपी आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो सेल्स के बराबर हो जाएगी, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सेल्स के बराबर हो जाएगी। यानी दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये किसके बराबर आ गई, सेल्स के बराबर आ गई। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट सेल्स के बराबर हो गई। दैट इज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के, दैट इज अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाए, तो ये बीपी आ जाएगा। बताइए क्या मेरी ये बात समझ आ गई? मैं केवल फॉर्मूलों को खोल खोल के लिख रहा हूं आपके सामने। देखिए बीईपी का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। तो व्हाट डज इट मीन कि आपकी टोटल कॉस्ट सेल्स के बराबर होगी, दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेल्स के बराबर होगी। फिर मैंने इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बोला फिक्स्ड को तो इधर रहने दो और वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन बन गई फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं कंट्रीब्यूशन भी तो बोलता हूं, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अब एक पॉइंट आया, समस्या क्या आई, हम इसको तो निकालते हैं पर यूनिट पर और ये निकलता है टोटल में। तो बहुत ध्यान से सुनना, हेंस मैंने कहा लेट नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर बीईपी इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा मैंने यूनिट्स को एक्स मान लिया, तो मेरी इस इक्वेशन को मॉडिफाइड कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सी, जो मैंने अगर पर यूनिट निकाला
मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। बोलो एग्री। अजम्पशन क्या थी वो सुनना, मैं उन अजम्पशन को फॉलो कर रहा हूं। ये मेरे पास टोटल में होगी और इसके दोनों फैक्टर पर यूनिट पर होंगे, तो ये वैल्यू तो पर यूनिट आई और इससे इक्वेट करना है, तो पर यूनिट को टोटल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यूनिट्स को एक्स मान लिया। अब इसका मतलब मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया। तो मैंने कहा सब कुछ बातें छोड़ो, और अगर मुझे बीईपी यूनिट्स की टर्म्स में निकालना है तो मैं बीईपी यूनिट्स का एक फॉर्मूला बना दूंगा। बोले क्या बनाओगे सर? बोले जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगी और वही आपका ब्रेक इवन का फॉर्मूला बनेगा। हाँ अभी नोट कर लो, बिल्कुल मैं पीछे आ रहा हूं। अभी एक बस मेरी ये बात कंप्लीट हो जाए, 1 मिनट बस। तो मैंने कहा एक फॉर्मूला बना दिया उस डेरिवेशन से कि अगर बीईपी यूनिट्स में निकालना है तो मैं इस इक्वेशन का सहारा ले लूंगा। आपको हर फॉर्मूले का ये तोड़ना, इनके क्या क्या फैक्टर हैं, अगर ये याद रहेंगे तो आपके इस चैप्टर के 25 नंबर पक्के हैं। मैंने आपको बताया था दोनों ग्रुप में मिलाकर ये 25 नंबर का पेपर कवर करता है, पेपर 8 में और पेपर 10 में। तो मैंने इस x की वैल्यू निकाल ली यानी यूनिट्स में। तो अगर मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेक इवन यूनिट्स के तौर पर बताइए, तो ब्रेक इवन यूनिट्स पर निकालूंगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है बिल्कुल? आइए एक और फॉर्मूले पर बात करता हूं। अगर बीईपी वैल्यू में निकालना है यानी रुपी टर्म्स में, यानी अगर मैं बोलूं मुझे बीईपी सेल वैल्यू निकालनी है, लिसन वेरी केयरफुली, आप 1 मिनट के लिए लिखना छोड़ दें, सुनोगे। देखो मुझे एक बात बताओ, सेल्स कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। क्या ये आपकी सेल आती है? अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे बीईपी की सेल्स निकालनी है तो मैं क्या करूं? मैंने बीईपी की यूनिट्स निकाली हुई है, इनटू सेलिंग प्राइस कर दिया। बोलो क्लियर है? मैंने अगर बीईपी की यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बीईपी यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है? ऐसे लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी, और इनटू अगर मैं सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया? अच्छा जी, अब मुझे एक बात और सिंपली समझाना। मैं कुछ यहां पर एक और बात लिख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको पीवी रेशो का एक फॉर्मूला बताया। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या था? C अपॉन S इंटू 100।
यही होता है। पीवी रेशियो क्या होता है? सी अपॉन एस इंटू 100। या क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर परसेंटेज निकाल रहा हूं तो वो पीवी रेशियो आ रहा है। कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर अगर मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं तो वो पीवी रेशियो आ रहा है। यानी मैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स इंटू पीवी रेशियो लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता, अब ये बताइए। बस इस बात को अगर समझ लिया तो आपके कई सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ नहीं किया। पीवी रेशियो होता है सी अपॉन एस। तो अगर मुझे सी निकालना है तो क्या मैं एस इंटू पीवी रेशियो कर दूं? मैं आपको इसको भी एग्जांपल से भी समझाऊंगा तो उससे आपको और क्लियर होगा। पहले एक बार इस बात को मैं कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको इसको रखूंगा कि ये मैं जो लिख रहा हूं ये कैसे वेरीफाइड है। तो क्या मुझे एक बात बताओ, ये सी की जगह ये फॉर्मूला रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर सी इस वैल्यू के बराबर होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं एस से एस को काट सकता हूं? तो इसका मतलब मैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो बचा रहेगा मेरे पास। ये लीजिए मेरा फॉर्मूला आ गया। वो तो सारा डेरिवेशन है, मेरा फॉर्मूला तो बस यही था। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अगर मैं पीवी रेशो कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली बीईपी इन वैल्यू का आंसर आ जाएगा।